हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेमिनार में, नई क्लास में। आप सभी का वेलकम है A to Z क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की जो दूसरी क्लास है उसमें, जिसमें कल हमने पढ़ा था हीट एंड ट्रायल विधि तक। तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वो फर्स्ट आता है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक, योगशील और संयोगमन के नाम से भी जाना जाता है। योगात्मक, योगशील और संयोगमन तीनों नाम संयोजन अभिक्रिया के हैं, क्योंकि इन तीनों का सभी का अर्थ होता है जुड़ना। यानी कि संयोजन का जो अर्थ है वो है जुड़ना, यानी कि कनेक्ट होना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक कनेक्ट होकर मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके जो अन्य नाम है वो हो गया योगशील अभिक्रिया, योगशील, योगात्मक, योगशील, योगात्मक और संयोगमन। योगशील, योगात्मक और संयोगमन तीनों हैं। उन सभी का अर्थ हो गया जुड़ना। उन सभी का अर्थ हो गया जुड़ना। यानी कि जब दो या दो से, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में कनेक्ट होकर या जुड़कर एक नए उत्पाद, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पर क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। इसका जो मेन एग्जाम्पल था वो था कोयले का दहन। कोयले का दहन। कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कोयले का दहन किया जाता है, तो कार्बन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है। कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है और क्या होता है? CO2 गैस का निर्माण होता है। यानी कि कार्बन जो है वो अपना O2 से जब क्रिया करता है तो CO2 का निर्माण होता है। यानी कि कार्बन और O2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाते हैं और एक नए यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यानी कि जुड़ने का अर्थ होगा, मान लो दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे, वो मेले में मिले, ठीक है, अनजान थे दोनों। जब मेले में मिले तो दोनों में आपस में बातचीत हुई, ठीक है, दोनों ने आपस में बातचीत की, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, तो वो क्या हो गए? एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब वो एक दूसरे से अच्छे मित्र हैं, यानी कि A और B, ये A और ये B जब दोनों मेले में मिले तो दोनों अच्छे मित्र बन गए, यानी कि दोनों जुड़ गए, यानी कि दोनों कनेक्ट हो गए। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकला जुड़ना। शाब्दिक अर्थ निकला जुड़ना। तो संयोजन जो अभिक्रिया है उसका भी अर्थ है जुड़ना। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए यौगिक, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। एक एग्जांपल ये हो गया कि कार्बन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर CO2 का निर्माण करता है। दूसरा अपन देखते हैं कि NH3 है। NH3 है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NH3 है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो ये H इधर आ गया, और ये अपना बन गया NH4Cl, यानी कि H यहां पर ऐड हो गया, ये दोनों कनेक्ट हो गए, यानी कि जुड़ गए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और यहां पर आने की संभावना भी है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं अपन? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना क्या है अपना, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब इसकी जल से क्रिया करवाते हैं या फिर इसको जल में मिलाते हैं तो अपना क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, बुझा हुआ चूना है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वह अक्ष पदार्थ बताइए, वह अक्ष पदार्थ बताइए, वह अक्ष पदार्थ बताइए जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। वह अक्ष पदार्थ बताइए जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो वह अक्ष पदार्थ अपना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। या फिर आपको पूछ लिया जाए कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो वो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और जो अक्ष पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है वो हो गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अपना सेकंड प्रकार है इसका वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको अपन अपघटन के नाम से जानते हैं। अपघटन, अपघटन जिसका अर्थ है टूटना, जिसका अर्थ है टूटना, यानी कि ब्रेकअप होना, यानी कि ब्रेकअप होना। तो वियोजन का अर्थ है वो हो गया टूटना या फिर ब्रेकअप होना, ब्रेकअप टूटना हो गया। ठीक है, तो कि जब कोई यौगिक अपघटित होकर, जब कोई यौगिक अपघटित होकर, जब कोई यौगिक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया हो गई, वहां पर वियोजन अभिक्रिया हो गई। जब कोई यौगिक या फिर अभिकारक, जब कोई यौगिक अपघटित होकर, जब कोई यौगिक अपघटित होकर, अपघटित होकर या टूटकर, जब कोई यौगिक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, वहां पर होगी वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया यानी कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही अपना जो अभी दो फ्रेंड थे, ठीक है, उसका अपन जो मिले थे, जो संयोजन अभिक्रिया में मिले थे, दोनों अच्छे मित्र हो गए। ठीक है, उनके जो किसी बात पर क्या हो गई, अफरत फैल गई दोनों में। ठीक है, तो ए यहां पर रह गया और बी यहां पर रह गया, दोनों दूर दूर हो गए, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, यानी कि दोनों टूट गए, टूट गए, दोनों टूट गए, यानी कि टूटना, यानी कि अपघटित हो गए, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। तो यहां पर हो गई वियोजन अभिक्रिया। अब बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहली तापीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, दूसरी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब तीनों पर अपन चर्चा करेंगे और तीनों को अच्छे से समझेंगे। पहली आ गई अपनी तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ हो गया टूटना। तापीय यानी कि ताप से, ताप यानी कि ताप से या फिर ताप देकर, यानी कि ताप देकर जब किसी यौगिक को तोड़ा जाता है, ताप देकर जब किसी यौगिक को तोड़ा जाता है तो वहां पर तापीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। यानी कि ताप देकर जब किसी यौगिक को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, ताप देकर जब किसी यौगिक को तोड़ा जाता है तो वहां पर हो गया अपना तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को किस प्रकार गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब अपन गर्म करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो पता है कि CO2 गैस का तो निर्माण होगा। ये तो अपने को पता ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब अपघटित होकर अलग अलग भागों में टूटेगा, अपघटित होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो निर्माण होगा।
शेष जो रह गया वो हो गया कैल्शियम और ये एक ऑक्साइड। तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है या फिर ताप देकर तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और दूसरा अपन देखते हैं इसमें कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, यानी कि यह अपना हो गया परख नली, इसमें लेड नाइट्रेट है, इसको अपन पकड़कर जब बर्नर पर गर्म करते हैं या फिर इसको ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, ठीक है, ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये विघटित होकर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। तब ये विघटित होकर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब उष्मा देकर तोड़ा जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन तीनों का निर्माण होता है। और इसके बाद प्रकाशीय जो वियोजन अभिक्रिया है वो अपन देखेंगे। यहां तक आप नोट कीजिएगा या अच्छे से नोट्स बनाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो क्लास है अपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में मदद मिले, समझने में मदद मिले, ठीक है। अब जो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वो आता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ हो गया टूटना, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ टूटता है तो वहां पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई यौगिक अपघटित होकर अलग अलग भागों में विभाजित होता है या फिर टूटता है, वहां पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगी। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यानी कि ये जो अपने पास है वो है एक चाइना डिश, इसमें अपने पास है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड है। यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहां इसमें क्या है AgBr, ठीक है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब यहां से सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो ये इसको कुछ समय बाद देखेंगे कि ये अपघटित होकर दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा, कि सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अपन देखते हैं कि 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको जब अपन सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं या फिर सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर डालते हैं तो वह दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दोनों विघटित हो गए, ठीक है, अपघटित हो गए। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, उसका श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। आजकल नहीं, जो पहले के जमाने में जो फोटोग्राफी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी, उसमें है वो अपना AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो अपना आता है वो आता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। उसको देखते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया जो तीसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसकी जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और जब वह अपघटित होता है, यानी कि किसी यौगिक को विद्युत धारा देकर तोड़ा जाता है, यानी कि किसी यौगिक में
विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटित करते हैं या फिर तोड़ते हैं, अपघटित करते हैं, तो वहां पर हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो है जब अपन जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब अपन जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब अपन जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में अपघटित हो जाता है, यानी कि दोनों में टूट जाता है, दोनों में टूट जाता है, ठीक है, दोनों में टूट जाता है, यानी कि 2H2 है वो अपना 2H2 + O2 यानी कि दोनों में अपघटित हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोजन है वो 4 अनुपात और ऑक्सीजन 2 यानी कि 4:2 के अनुपात में है, यानी कि 2:1। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस बनती है, तो यानी कि H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की दुगुनी गैस बनती है, ऑक्सीजन की दुगुनी गैस बनती है, ऑक्सीजन की दुगुनी गैस बनती है, यानी कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगुनी बनती है। ओके, तो इसको नोट कीजिएगा, इसके फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। अब जो अपनी आती है वो आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वहां पर जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आती है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, और यहां पर ऊष्माशोषी है वहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी कि जैसे अपने जो घर में साग सब्जियां बनाते हैं तो वो कुछ समय बाद विघटित होकर उसका कंपोस्ट बन जाता है, ठीक है, विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है। तो उसमें जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि जब अपन जो साग सब्जियां तैयार होकर अपन गैस चूल्हे से नीचे उतारते हैं, यानी कि जो कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि मान लो उसका ढक्कन हम जब अपन खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो भाप निकलती है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसके फलस्वरूप कुछ समय बाद जो अपना खाना है वो हमें ठंडा पाया जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा थी वो बाहर निकल गई, उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। यानी कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। दूसरा अपना आता है शोषण की प्रक्रिया, शोषण की प्रक्रिया, शोषण की प्रक्रिया है वो भी एक अपना ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। शोषण की प्रक्रिया जो है, शोषण की प्रक्रिया है, शोषण की प्रक्रिया उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, शोषण की प्रक्रिया में भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वो किस प्रकार होता है, ठीक है, वो किस प्रकार होता है, जब अपन शोषण लेते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, सांस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, सांस ग्रहण करते हैं तो क्या ऑक्सीजन को अपन अंदर लेते हैं, यानी कि जो अपना ग्लूकोज है C6H12O6 वो जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो वह इसके साथ क्रिया करके CO2 और जल का निर्माण करता है, ठीक है,
CO2 और जल का निर्माण होता है, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो शोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। अब मान लो एग्जाम में दिया जाए कि शोषण की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है और क्यों है, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया और क्यों है। शोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। और इसका एक अलग उदाहरण लेते हैं, वो है मेथेन गैस का दहन। मेथेन गैस का दहन, मेथेन गैस का दहन, मेथेन गैस का दहन। मेथेन गैस हो गया अपना CH4 और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, ठीक है, CH4 मेथेन गैस का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा जो बाहर निकलती है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बनती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया। यानी कि मेथेन जो गैस है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का निर्माण होता है, प्लस में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया आती है, इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया आती है जिसको अपन देखते हैं। इसके बाद जो अपना आता है वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का शाब्दिक जो अर्थ है वो है हटाना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का अर्थ हो गया विस्थापित करना या फिर हटाना, ठीक है, हटाना। यानी कि जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं या फिर हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं या फिर हटा देते हैं, तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी कि जो ज्यादा अधिक यानी कि ज्यादा क्रियाशील जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देते हैं या फिर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी कि जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देते हैं या फिर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी जब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाई जाती है तो आपको पता है एल्यूमिनियम है वो लोहा जो है, फेरस जो है उससे अधिक क्रियाशील है, ठीक है, उससे अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो है जो है आयरन जो है, फेरस जो है उसको प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। यानी कि अभिक्रिया के माध्यम से अपन देखते हैं जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, जो फेरिक ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है, ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है, तो एल्यूमिनियम है वो आयरन यानी कि जो फेरस है उसके स्थान पर आ जाएगा। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम है वो इससे अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये एल्यूमिनियम है वो इसको पित कर देगा या फिर हटा देगा, तो इसकी जगह ये खुद ले लेगा। यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और जो 2Fe है वो अलग रह गया अपना, ठीक है। तो ये जो अधिक क्रियाशील धातु है वो इसको कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनकर आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो विलयन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनकर आता है, जो विस्थापन अभिक्रिया से बनकर आता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं तो
विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों परिवर्तित हो जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है। तो इसका जो है वो इससे रिलेटेड ही आंसर आएगा। यानी कि इसमें अपन ने देखा कि अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। तो इसमें देखते हैं जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जब उसमें लोहे की कील डालते हैं, जब उसमें लोहे की कील डालते हैं तो ये जो लोहा है, जो आयरन है, लोहा है, वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है या फिर इसकी जगह वो खुद ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो इसकी जगह ये ले लेगा। तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो हल्के हरे कलर का होता है, हल्के हरे कलर का होता है। यानी कि जो हल्के हरे कलर या मलिन कलर हो जाता है उस विलयन का, वो फेरस सल्फेट की कारण ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से इसको रीड कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।